हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, हम लोग अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से रिलेटेड क्लासेज कर रहे हैं। पहले तो एक सूचना दे दूं कि आप लोगों के एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है। 8, 9, 10 जून को दो पालियों में आप लोग का एग्जाम होगा। आज है बच्चों 4 तारीख, 4 फरवरी है। अब से लेके 4 महीने से ज्यादा समय है। 4 महीना मान के चलो, मोटा मोटी आपका एग्जाम का है। कुल मिला के 120 दिन होते हैं। 120 दिन में बात मानो, अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करते हो तो आराम से इसका रिटेन एग्जाम पास कर सकते हो। फिजिकल के लिए वो आपको अलग से मेहनत करना होगा, जिसमें मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रिटेन एग्जाम में मैं सहायता कर सकता हूँ। तो बस मेरे बताए गए हिसाब से आप चलिए, विश्वास मानो कि आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग कोर्स को डिजाइन किए कि हर चीज आपका पूरा करेंगे। पहले अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। 2-3 दिन बाद हिंदी, मैथ, रीजनिंग का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा, और 15 से 20 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर 2000 से लेके 2024 तक का जितना एग्जाम हुआ है, सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे मेन सिलेबस पर, प्लस नए नए एमसीक्यूज पे। करंट बताऊंगा मैं आपको। जितने भी ट्रेडिशनल पार्ट है जीएस का वो बताऊंगा। हिंदी के टीचर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, मैथ रीजनिंग के टीचर मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। बस आप लोगों को यज्ञ विद्या का साथ देना है, इस पे डट के रहना है। चलो बच्चे, आज क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 30 अगस्त 2024 को शिफ्ट 1 में हुए जीएस पेपर का। जीएस पेपर का जो आप लोग का जो पेपर होता है, तो जीएस एक पोर्शन होता है। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि उस तरह का कितना क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम मैक्सिमम बातें देखेंगे कि उस आधार पे कितना नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बच्चों है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ या कानपुर। और आपका जवाब है कानपुर। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई कल्याणपुर कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1936 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी के रूप में की गई थी। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एक दो फैक्ट देख लेते हैं कानपुर से संबंधित। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बच्चों, आप लोगों के पेपर में, जीएस पेपर में साफ लिखा हुआ है भारत के संस्थान और उसका मुख्यालय। तो जितने भी संस्थान हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं बच्चों, उसको जब जब मैं क्लास लेता हूँ, आप लोग संस्थान को एक अलग जगह नोट करते जाओ, जिससे जब आप लोगों को संस्थान देखना होगा तो वहां से आप लोग देख सकते हो। हमेशा की तरह पेज और पेन साथ में लेके बैठो। जैसे जैसे मैं क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग पहले उसका जवाब दे दो क्वेश्चन देखते ही। वो क्लास जब समाप्त हो जाए तब आप चेक करो कि आज आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। इससे आप लोगों को हर दिन की तैयारी का पता चलते रहेगा। हमारा अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ वो क्या है? व्हाट इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? ऑप्शन है आईटीयू वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करता है और ऑनलाइन सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करता है। सेकेंड ऑप्शन है आईटीयू अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं की देखरेख करता है और सीमाओं के पार डाक वितरण को नियंत्रित करता है। अगला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। अंतिम ऑप्शन है विकासशील देशों में दूरसंचार अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। आईटीओ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1865 में अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राम संघ के रूप में पेरिस में की गई थी। यह रेडियो स्पेक्ट्रम के वैश्विक उपयोग का समन्वय करता है और तकनीकी मानकों को विकसित करने में सहायता करता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1947 में आईटीओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष जांच एजेंसी बन गई। आपका अगला सवाल है, सोशल मीडिया पर हैशटैग, सोशल मीडिया पे हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है किसी पोस्ट को हटाने के लिए, कंटेंट कम करने के लिए, लाइक कम करने के लिए, या जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। तो इसका जवाब है जुड़ाव और पहुंच
बढ़ाने के लिए। चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। हैशटैग एक शब्द या वाक्यांश है जिसके पहले हैश चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका उपयोग सोशल मीडिया पर किसी विषय में रुचि रखने वाले लोगों को पोस्ट खोजने में मदद करने के लिए किया जाता है। हैशटैग का सबसे पहला व्यापक उपयोग ट्विटर, जिसे कि अब एक्स कहा जाता है, उस पे किया गया था। 2 फैक्ट और है। हैशटैग अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सहित लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर टैग किया जाता है। बच्चों, हर दिन आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़ आता है कि हैशटैग दिस ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। तो ये ट्रेंड करने का मतलब होता है लोगों तक पहुँच बढ़ाना, लोगों तक अपनी जुड़ाव को बढ़ाना। बच्चों, जो हमारा क्लास हो रहा है, उस क्लास का पीडीएफ आप अ, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे जाके स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और फ्री में पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप लोग हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने मैसेज भेज सकेंगे। योग विद्या, मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे ज्वाइन किए होंगे। जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल पे हमारा योग विद्या को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा अगला सवाल है आज का, चतुर्भुज संरक्षा संवाद क्वाड क्या करता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को विनियमित करता है, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाता है, या वन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है। और इसका जवाब है सुरक्षा उद्देश्य के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाना इसका काम है क्वाड का। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य मुक्त, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना है। यह क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करके शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके बारे में एक दो फैक्ट और देख लेते हैं कि क्वाड का विचार सबसे पहले जापानी प्रधानमंत्री सीजी ओबे को 2007 में आया था। बच्चों, कभी-कभी हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लो कि सबसे पहले क्वाड स्थापना करने का विचार किनका था? तो ये जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का था। इसके सदस्य देश कौन-कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसके सदस्य देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य है मुक्त, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना, और ये मुख्य रूप से चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ये स्थापित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, जॉर्जेस क्लाउड, क्रिश्चियन सोनबीन या बार्टोलोमेओ क्रिस्टोफरी। और आपका जवाब है जोसेफ प्रिस्टले। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में किया था। उन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की थी। ये हो गया जोसेफ प्रिस्टली का, जिसने कि ऑक्सीजन गैस की सबसे पहले खोज की थी। हालांकि जोसेफ प्रिस्टली के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि उन्होंने उस गैस का ऑक्सीजन नाम नहीं दिया था, कुछ और नाम दिया था। बाद में इनके गुणों का वर्णन और नामकरण एंटोनियो लोवोइसियर ने किया था। बच्चों, एंटोनियो लोवोइसियर ने इस गैस का नाम ऑक्सीजन गैस दिया था। सबसे पहले खोज जोसेफ प्रिंसले जी ने ज़रूर किया था, लेकिन उन्होंने इस गैस का नामकरण नहीं किया था। आपको अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया है, तो आपको ना जवाब देना होगा बिल्कुल जोसेफ प्रिस्टले की। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का नामकरण या किसने ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन गैस करके संबोधित किया, तो उनका नाम है एंटोनियो लाइवेसियर। अ, कुछ फैक्ट है जो मुझे लगता है आप लोग में से ज़्यादातर बच्चों को आता होगा। जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैं समझा दूँ कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र ओह, ओ से ये ठीक होता है और इनका परमाणु संख्या 8 है। अ, लावेसियर के बारे में कहा जाता है, ये केमिस्ट्री के फादर, इनको केमिस्ट्री के फादर के रूप में संबोधित किया जाता है, या आप इसे बोल सकते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीसीबी का क्या तात्पर्य है? सीपीसीबी स्टैंड फॉर व्हाट? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन सेंटर बोर्ड या कंट्रोल पॉल्यूशन सेंटर बोर्ड?
आपका जवाब है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें इसके फैक्ट को देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। इसे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत भी शक्तियां और कार्य सौंपी गई है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? चूँकि एग्ज़ाम आपका जून में पूछा गया था, 2024 में हुआ था अगस्त में, तो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? ऑप्शन है भजनलाल शर्मा, सचिन पायलट, प्रहलाद मिश्र या वासुदेव देवनानी। और आपका जवाब होगा भजनलाल शर्मा। हम लोग इनसे संबंधित फैक्ट देख लें। भजनलाल शर्मा दिसंबर 2023 से राजस्थान के 14वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। आज 2026 फरवरी 2026 में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी भजनलाल शर्मा जी ही हैं। 12 दिसंबर 2023 को उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था और उनके साथ 2 मुख्यमंत्री ने भी शपथ लिया था, जिसका नाम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवाल जी थे। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है, ये आचरण करने के लिए कम खर्चीला है, ये डेटा विश्लेषण को सरल करता है, इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है, या यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। और आपका जवाब है, यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। इससे चलिए कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। शोधकर्ता और प्रतिभोगी दोनों को उपचार से अनजान रखकर यह अध्ययन पूर्वाग्रहों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे अधिक सटीक और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं, जिससे शोध की वैधता बढ़ जाती है। कुछ एक्सपर्ट नोट जानते हैं। डबल ब्लाइंड अध्ययन का मुख्य लाभ पूर्वाग्रह जिसे बायस कहते हैं उसको समाप्त करने की है। उनकी क्षमता है जो परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में बहुतों बार आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। एक बार आप पढ़ लोगे तो शायद नहीं भूलोगे कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ फैक्ट देख ले। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक श्वसन के स्थल हैं। वे एटीपी के रूप में सेलुलोज ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह एक दोहरी झिल्ली वाला अंग है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। अ, एक बार आप यहाँ भी स्लाइड को देख ले। जो बच्चा इस फिगर को देखना चाहता है आराम से देख सकता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है सूर्य की गतिविधि की निगरानी के लिए, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए, पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए और उन्हें सूचीबद्ध करना, या डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। और आपका जवाब है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वेरा सी रूबिन वेधशाला, जिसे पहले लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था, यह चिली में सेरो पचोन पर्वत पर स्थित है। वेधशाला का मुख्य उद्देश्य डार्क मेटल, डार्क एनर्जी और क्षणिक खगोलीय घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाश का 10 साल का सर्वेक्षण करना है। इसके बारे में एक दो फैक्ट है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा 3200 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। अब इसे लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? N1, N, N2 या N3? आपका जवाब होना चाहिए N2। नाइट्रोजन का गैस का रासायनिक सूत्र N2 है। यह एक डायटोमिक अणु है, द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन तत्व का प्रतीक N है, परमाणु संख्या इसका 7 है। आप लोगों में से जिस बच्चे को नहीं पता है वो जान लो कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। हो सकता है कुछ बच्चे को लगता होगा ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन से कई ज्यादा गुना नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% हिस्से में है। इसकी नाइट्रोजन की खोज स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में किया था। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा,
मैत्री शरण गुप्त या जवाहरलाल नेहरू? आपका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1942 से 46 के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में कैद के दौरान लिखी। बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई, तो 9 अगस्त को कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर के किले में कैद किया गया था। उसी कैद के दौरान उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना कर दी। आप सोचो कितने विद्वान थे कि बिना किसी चीज का हेल्प लिए हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे, कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप उसे देखना कि भारतीय संस्कृति कला के बारे में उसमें लिखा गया है। हर राजवंश प्राचीन काल में क्या था, वो सब उसमें वर्णन है। तो जेल में रह के कोई व्यक्ति कैसे लिख सकता है, ये आपको देखना पड़ना चाहिए। 1942-46 के दौरान उन्होंने इस बुक की रचना किए थे। इस पुस्तक में नेहरू ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश राज तक भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह 1946 में प्रकाशित हुआ था। नेहरू जी की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये जो है लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, बच्चों आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि ये बुक लेटरों का संग्रह है, मतलब पत्रों का संग्रह है। ये बुक भी ये इन्होंने अगर कहें कि अहमदनगर किले से उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो लेटर लिखा था, बाद में उसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया। उन्होंने लेटर में इंदिरा गांधी को बताया कि किस तरह से अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करना है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, मौका लगे तो कहीं से खोज के कुछ-कुछ इसका अंश ज़रूर आप लोग पढ़ें। अगला प्रश्न है 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि क्या था? ऑप्शन है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, 15 अक्टूबर या 20 नवंबर और आपका जवाब है 30 दिसंबर। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला की सभी 500 और 1000 के बैंक नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है, की घोषणा किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया कि विमुद्रीकरण बैंक 30 दिसंबर 2016 तक 50 दिनों की अवधि में बैंक में जमा हो जाने चाहिए। ये एग्जाम आपका हुआ था 2024 में और सोचो 2016 का डेट पूछा गया क्योंकि वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था डिमोनेटाइजेशन। आप लोगों में से मुझे लगता है कि बहुत कम आदमी के लाइफ में ये मौका फिर दोबारा आने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य डिमोनेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था काले धन पे अंकुश लगाना और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना। सबसे मेन उद्देश्य था भ्रष्टाचार को रोकना और दूसरा उद्देश्य था डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना। मुझे लगता है कि 2016 बहुत पुराने नहीं, 8 साल पहले का है। 8 साल पहले आप लोग में से हर बच्चा को ज्ञान होगा। तो ध्यान दो कि 2016 से पहले आप लोग कितने बच्चे पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे का यूज़ करते थे, जबकि 2016 से पहले पेटीएम आ चुका, लेकिन किसी भी दुकान पे ना क्यूआर कोड लगा हुआ था, ना ही आप लोग उसका डिमांड करते थे। 2016 के बाद जब पहली बार आपके पास करेंसी नोट आपके पॉकेट में नहीं था, तब ये डिजिटल करेंसी का प्रचलन बढ़ने गया और ये विमुद्रीकरण लाने का एक उद्देश्य ये भी था डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना। लेकिन सबसे प्राइम उद्देश्य, अगर एक उद्देश्य पूछा जाएगा एग्ज़ाम में और ऑप्शन होगा करप्शन को रोकना, तो आपको वही चूज़ करना होगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा देश सबसे बड़ा है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा या चीन। ये क्वेश्चन आसान है, आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। इसका क्षेत्रफल बच्चों 17 1 करोड़ 70 लाख 75,440 है। एक बार हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा देश सबसे बड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा या चीन? और आपका जवाब होगा इसमें रूस। जैसे मैंने बताया कि इसका क्षेत्रफल 1 करोड़ 70 लाख 75,400 वर्ग किलोमीटर है, रूस का क्षेत्रफल। और ये 2 महाद्वीप यूरोप और एशिया में फैला हुआ है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि रूस का क्षेत्रफल प्लूटो ग्रह के सतह के क्षेत्रफल से भी अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद स्थान आता है कनाडा का, कनाडा का आता है, अ, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील का स्थान। इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का स्थान 7वां है।
एक चीज़ और बच्चों ध्यान दे दो कि टाइम ज़ोन रसिया को 11 टाइम ज़ोन में बाँटा गया है। 11 टाइम ज़ोन, सोचो कितना बड़ा होगा। इंडिया में सिर्फ़ 1 टाइम ज़ोन है, लेकिन रसिया इतना फैला हुआ है कि वहाँ पे 11 टाइम ज़ोन है। क्योंकि एक जगह दूसरी जगह में काफ़ी अंतर हो जाता है। अगर ये मानो कि अगर भारत में किसी जगह जैसे अभी रात हो रहा है, सपोज़ करो, किसी जगह भारत में दिन होता तो काफ़ी मुश्किल हो जाता। रसिया में ऐसा होता है कि 8 घंटा, 10 घंटा, 12-12 घंटा, वो उससे भी ज़्यादा का अंतर हो जाता है। तो उसे 11 टाइम ज़ोन में रसिया को विभक्त किया गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? ऑप्शन है 10 दिसंबर 2002 को, 10 दिसंबर 2023 को, 10 दिसंबर 2020 को या 10 दिसंबर 2021 को। जवाब है आपका 10 दिसंबर 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। 1948 के 75 साल उसमें ऐड किए तो 2023 होगा, इसलिए 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2023 को मनाई गई। इसे एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था। कुछ बात जान लेते हैं। ह्यूमन राइट डे हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और यूडीजीएचआर दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज है। 500 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवादन हो चुका है। मैंने एक क्लास में आपको बताया भी है कि काफी देशों के संविधान ने अपने प्रियम्बल में इसको स्थान दिया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन है नौकरी, फेसबुक, ट्विटर या एक्स, और फोर्थ वन इज इंस्टाग्राम। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये है नौकरी। नौकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। यह एक रोजगार वेबसाइट है जो नौकरी चाहने वाले को नियोक्ताओं से जोड़ता है। यह सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। सोशल मीडिया के उदाहरण में आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ये सब सोशल मीडिया के उदाहरण में आता है। फाउंडर है नौकरी डॉट कॉम की स्थापना 1997 में संजय बिखचंदानी ने किया था। और लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें पेशेवर नेटवर्किंग के लिए जाना जाता है। बाद में नौकरी डॉट कॉम के बाद लिंक्डइन भी आया, लेकिन लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। बच्चों, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आप लोग में से जिसको क्लास नोट चाहिए हमारा, वो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। क्यूआर कोड लगा हुआ है, वहाँ पे आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसके लिए बस आपको स्कैन करना है। व्हाट्सएप पे जाके हमसे जुड़ जाएँ। जो बच्चे आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, क्योंकि ये मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ। तो जीएस जानना चाहे घर की हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, दादी, दादा, नानी, नाना, आप देखोगे कि सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो सारे आदमी इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, या राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। और इसका जवाब होगा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। ये हो जाएगा लोक लुभावनवाद, मतलब उल्टा है। लोक लुभावनवाद के बारे में बताया गया है कि ये अक्सर समाज को दो विरोधी समूह में विभाजित करता है, शुद्ध लोग बनाम भ्रष्ट कुलीन वर्ग। यह दृष्टिकोण अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाता है, स्थापित मानदंडों को स्थापित बाधित करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका या प्रेस जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। मतलब लोक लुभावनवाद जो है लोकतंत्र के विपरीत कार्य करता है। जितनी भी अच्छी-अच्छी लोकतंत्र है उसके विपरीत कार्य करता है। न्यायपालिका बाधित करता है, प्रेस को बाधित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आम सहमति को कठिन बना सकता है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है विद्रोह समूह का समर्थन करना, बातचीत और समझौता, विद्रोहियों को माफी प्रदान करना या विद्रोहियों का सैन्य दमन। इसका जवाब होगा विद्रोहियों का सैन्य दमन। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि प्रतिवाद जिसे काउंटर इंसर्जेंसी कहा जाता है, एक रणनीति है जिसका उद्देश्य उन विरोधियों को नष्ट करना है जो किसी देश के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को नष्ट करना चाहते हैं। इसका समर्थन स्थानीय स्तर पर दुश्मन के समर्थन आधार को कमजोर करना है। इसमें विरोधियों की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सैन्य बल का उपयोग शामिल है। अगला क्वेश्चन है, आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? इंटरवर्ड, इंटीग्रेटेड, इंटरनल या इंपोर्ट?
तो जवाब होगा इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय हस्तांतरण पर लगाया जाता है। ये इसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और बाद में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है। आईजीएसटी के बारे में मैंने बार-बार आपको बताया कि आईजीएसटी ये संविधान के अनुच्छेद 269 ए के तहत नियंत्रित होता है। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है कैनबरा, ब्रिस्बेन, सिडनी या मेलबोर्न। और आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है बच्चों कैनबरा। आप चाहें तो मैप पे देख लो कि ऑस्ट्रेलिया के किस एरिया में कैनबरा है। तो ऑस्ट्रेलिया के तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका कहलाता है साउथ, दक्षिण। ये एरिया कहलाता है पूर्व, ईस्ट। तो यह दक्षिण पूर्व में कैनबरा स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं 1-2 फैक्ट। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 1-2 फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और पृथ्वी पर सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका लोकेशन जैसा मैंने बताया ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और इसका निकनेम द्वीपीय महाद्वीप आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से ये जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? बच्चों जहां भी नहीं होगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कम होगा, ध्यान दो नहीं पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। नहीं, ऐसा ना हो कि बस एक ऑप्शन देखोगे। जैसे इसमें मान लो कि पहला ऑप्शन है शेयर बाजार को विनियमित करना, तो चलो यहाँ पे आप जवाब ना भी दो, लेकिन अगला ऑप्शन देखोगे मुद्रा नोट जारी करना, तुरंत आप वही लगा दोगे कि आपको लगा कि कौन आरबीआई का कार्य है। तो जहाँ पे नहीं होगा, आप चाहो तो क्वेश्चन में नहीं पे अंडरलाइन कर लो, जिससे आपका ध्यान रहेगा जब भी ओएमआर फॉर्म ओएमआर शीट भरने जाओ तो वहां पे आप नहीं पे फोकस करोगे कि आपको नहीं करना है। तो कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। जवाब ऑप्शन है आपका है शेयर बाजार को विनियमित करना, मुद्रा नोट जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन या विदेशी मुद्रा का विनियमन। और आपका जवाब है भारत में प्रतिभूति बाजार के विनियमन के लिए एक वैधानिक निकाय भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य है मौद्रिक नीति तैयार करना, मुद्रा जारी करना और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना। तो सेबी सेबी कब स्टैब्लिश हुआ है भारत में प्रतिभूति बाजार? सेबी सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसे वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। एशियाई विकास बैंक क्या है? ऑप्शन है ये सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौता बढ़ाता है। यह एशिया प्रशांत देशों में वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है। यह विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। या चौथा ऑप्शन है यह सदस्य देशों के स्टॉक एक्सचेंजों को प्रबंधित करता है। तो इसका जवाब होगा यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एडीबी के बारे में बच्चों कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह अपने सदस्य देशों को बुनियादी ढांचे के विकास, गरीबी में कमी और सतत विकास के लिए ऋण ऋण तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट बच्चों 1966 में हुआ है और इसका मुख्यालय बच्चों मनीला में है जो कि फिलीपींस की राजधानी है। एक दो फैक्ट इसके बारे में जान लो कि 1966 में इसका स्थापना हुआ है और भारत इसका स्थापक सदस्य के रूप में भी है। अभी एडीबी में कुल सदस्य अगर देखा जाए तो एडीबी में कुल 69 मेंबर है एडीबी के। लेकिन 1964 1966 एडी में कुल 1966 में इसकी स्थापना हुई थी तब उस समय मेंबर 31 थे, 31 मेंबर थे, अभी 69 है। इस 69 मेंबर में से बच्चों 50 मेंबर एशिया पैसिफिक रीजन से आते हैं। इसके अलावा बाकी 19 मेंबर विश्व के अलग-अलग जगह से हैं, अलग-अलग देश हैं। तो कुछ फैक्ट कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एडीबी का जब स्थापना हुआ था तब उस समय कितने सदस्य थे? एडीबी का जब स्थापना हुआ बच्चों उस समय 30 सदस्य देश थे इसके मेंबर। आज के समय में 69 कंट्रीज के मेंबर हैं। 69 में से 50 एशिया पैसिफिक रीजन से आते हैं। नाम आपका एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा देश कोई इसका मेंबर नहीं बन सकता है। बाकी 19 देश एशिया रीजन से बाहर है, एशिया पैसिफिक से बाहर है। अगला प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1966, 1951, 1961 या 1946। जैसे कि आपको पता होगा कि अब भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं है।
पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग जब थी तब पंचवर्षीय योजना लेके आई थी। योजना आयोग की जगह पे उसको मॉडिफाई करके नया बनाया गया जिसे नाम दिया गया नीति आयोग। अब पंचवर्षीय योजना अब नहीं बनता है। लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, अब पंचवर्षीय योजना से अगर आप देखोगे यूपी पीसीएस सब में क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन यूपी कांस्टेबल हो गया या होमगार्ड इस तरह के एग्ज़ाम में कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ जो बता रहा हूँ उसको बस ध्यान रखो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला था। इस योजना का मुख्य रूप था कृषि क्षेत्र विशेषकर बांधों और सिंचाई पर निवेश पर ज़्यादा जोर देना। यह हेलॉड डोमन मॉडल पर आधारित था और बचत बढ़ाने पर जोर दिया गया था। बच्चों जैसे पता होगा आप लोग को सबको कि 1947 में भारत आज़ाद हुई है और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जोर पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पे दिया गया। लेकिन इसके विपरीत सेकंड प्लान 5 ईयर प्लान जब 1956 में आया था 56 से क्या 61 में, इसमें तेज़ी से औद्योगिकरण पे ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया गया था क्योंकि उस समय ये समझ में आ गया कि कृषि के अलावा औद्योगिकरण को भी विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड 5 ईयर प्लान को पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है लुइस मेटेनग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 की बात है, खबरों में थे किस देश के प्रधानमंत्री बने? और लुइस मोंटेनेग्रो। ऑप्शन है पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल या मेक्सिको। तो इसका जवाब होगा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। अभी भी पुर्तगीज प्राइम मिनिस्टर यही है। लुइस मोंटेनेग्रो अप्रैल 2024 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। ये पुर्तगाल की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष है। उन्होंने एंटोनियो कोस्टा का स्थान लिया है। जब भी कोई क्वेश्चन कंट्री से आता है मैं उसका करेंसी ऑफ कैपिटल जरूर बताता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियर रूप से लिखा गया है कैपिटल एंड करेंसी। तो कैपिटल जानो पुर्तगाल का कैपिटल है बच्चों लिस्बन और करेंसी है पुर्तगाल की यूरो क्योंकि आ, ये भी यूरोपियन यूनियन में आता है। अगला प्रश्न आपका है कौन सा संगठन दक्षिण एशिया और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है ब्रिक्स, आसियान, सार्क या ओपेक। और आपका जवाब होगा सार्क। सार्क का फुल फॉर्म बच्चों है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर बच्चों जान लो, हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू और इसमें मेंबर कंट्री है टोटल 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल 8 कंट्री है इसके मेंबर। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21। ये आपका ऑप्शन है और आपका सही जवाब है अनुच्छेद 19 में। खासकर आर्टिकल 19(1)(a) में साफ लिखा हुआ है यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 2 फैक्ट और जान लो कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई। बच्चों देखो क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट आपको अनुच्छेद 19 बता देता, बात खत्म हो जाता। लेकिन कितना फैक्ट है जानने का, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा गया। अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें पूछा गया कि नागरिकता किस भाग में, मौलिक अधिकार किस भाग में, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 19 के तहत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएँ आम नागरिकों को दी गई है। तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई है। आप लोगों से तो नहीं लेकिन यूपी पीसीएस आईएएस में सवाल आता है कि स्पेसिफिक आर्टिकल 19(1)(a) जैसे मैंने बताया है, आप लोगों को सिंपल पूछा गया कि आर्टिकल 19 है या 22 है या 25 है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से आपसे पूछा जा सकता है जैसे 19(1) लिखा गया 1A ऑप्शन दे देगा 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) इसको ध्यान रखना है। बाकी आर्टिकल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर्टिकल 14 1914 आपको बताता है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 25 धर्म के अंतःकरण और मानने की स्वतंत्रता की बात करता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसमें आपका जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जान लेते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 तक
भारत में थे। चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उससे पहले अगर पूछा जाएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भी आपका जवाब होगा विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम, तब जवाब होगा विलियम बेंटिक। उनकी परिषद को अब भारत परिषद के रूप में जान देने लगा। बेंटिक जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य भारत में किए उसमें है सती प्रथा उन्मूलन। 1829 के लिए इनको जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके प्रोग्रेस को एक मैप के थ्रू मैंने दिखाया है, इसे भी ध्यान रखना। भारत के संविधान की के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। मतलब किस अनुसूची में आता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, छठी अनुसूची या तीसरी अनुसूची। तो जवाब आपका है 7वीं अनुसूची। ऊपर डिटेल में पढ़ते हैं अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची आता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है। साइबर अपराध जैसे विषय जो इन तीनों सूचियों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, वे अवशिष्ट विषयों रिसिड्यूल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, जो क्लियर नहीं है। संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संघ सूची में बच्चों मेन रूप से रक्षा विदेश मामले आते हैं। राज्य सूची में पुलिस, कृषि इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है डंपिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, टैरिफ कम करना, विदेशों में उनकी लागत और घरेलू बाजार की कीमत से अधिक कीमत पर माल की बिक्री, विदेशों में कम कीमत और सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमत पर बेचना। और इसका जवाब होगा आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? विदेशों में उनकी लागत उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री करना। इसका मतलब है बच्चों, डायरेक्ट देख लो, इस मैथ के थ्रू आपको एक फिगर के थ्रू पता चल जाएगा। अगर किसी वस्तु का प्राइस घर पे $100 या ₹100 है, मान लो ₹100 है, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तब उसका दाम अगर ₹50 हो जाएगा तो इसे कहेंगे डंपिंग। मतलब हम दूसरे देशों में जितना मैन्युफैक्चरिंग करने में मुझे खर्चा होता है उससे भी मैं कम पे बेच रहा हूँ। मतलब उतने सामान को मैं हानि में बेच रहा हूँ, इसे डंपिंग कहते हैं। क्यों किया जाता है ये मैं बताऊँगा, लेकिन इसे डंपिंग कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन इसका फिर से देख लें। डंपिंग तब होता है जब कोई देश या कंपनी किसी उत्पाद को ऐसे मूल्य पर निर्यात करती है जो विदेशी आयात बाजार में निर्यातक के घरेलू बाजार कीमत से कम होता है। डंपिंग का सबसे बड़ा लाभ उत्पाद की कीमतों से बाजार को भरने की क्षमता है, जिसे अक्सर अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है। डंपिंग आया तो एक एंटी डंपिंग ही आता है। एंटी डंपिंग क्या है? नाम से पता चलता है, डंपिंग का उल्टा एंटी डंपिंग। तो जब मान लो कि 100 का चीज, एग्जाम्पल मैं चाइना की बात करता हूँ। आप देखते होंगे कि दिवाली के समय में सबके घर में लड़ी लगाया जाता है, और लड़ी, ज़्यादातर लड़ी, मैं कह रहा हूँ 90% मोर देन 90% लड़ी चाइनीज़ बना होता है और काफ़ी कम दाम में होता है। जहाँ कुछ-कुछ भारतीय कंपनी का लड़ी अगर आप देखोगे अगर ₹300 का है तो चाइनीज़ लड़ी सिर्फ़ 100 या ₹150 का है। तो इतना कम होने का कारण क्या है? क्योंकि वो अपना चीज़ को जितना उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है उससे भी कम में वो बेचते हैं। भारत एंटी डंपिंग लगाने के बाद भी कितना लगाया तब भी उसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसका मेन उद्देश्य है कि दूसरे देश के सामान की बिक्री ना हो, उसको रोकना। तो डंपिंग को रोकने के लिए हर देश की सरकार जहाँ पे वो देखता है कि डंपिंग करके कोई प्रोडक्ट लाया है, वहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। इसमें घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकार ये नियम लाती है। घरेलू उद्योग मतलब यहाँ का उद्योग बचा रहे, जैसे मैंने दिवाली का एग्ज़ाम्पल दिया लड़ी का। तो चाइनीज़ अगर बहुत सस्ते दाम में लड़ी भेजेगी तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसपे एंटी डंपिंग लगा देती है। वो एक टैक्स है कि कोई भी सामान इंडिया में आएगा, तो आप में जितना दाम आप सामान का बता रहे हो उससे 50% उसका दाम ज़्यादा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 20%। सरकार अलग-अलग रेट लगाती है एंटी डंपिंग के रूप में। अगला प्रश्न आपका है सिंधु जल संधि किस वर्ष सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन 1952, 1949, 1960 या 1950। और जवाब है 1960। सिंधु यह संधि 19 सितंबर 2000 1960 को कराची में हस्ताक्षर किया गया था। इस संबंध संधि पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक भी इसमें हस्ताक्षर करता था। इसके अंतर्गत देखो बच्चों, ध्यान से देखना, इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पानी भारत को, 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। यहाँ भी देखोगे कि पूर्वी तरफ की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये भारत को,
पश्चिम तरफ की 3 नदी सिंधु, झेलम और चेनाब इसका पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जुलाई, 5 अप्रैल, 4 मार्च या 7 जनवरी। और आपका जवाब है 5 अप्रैल। क्योंकि 5 अप्रैल को मनाने के पीछे कोई कहानी है, तो चलो कहानी बताते हैं। 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज एसएस लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन की अपनी पहली यात्रा की थी। इसलिए 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में। यह दिन भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था और शिपिंग उद्योग के महत्व को दर्शाता है। 2024 में एग्जाम हुआ था, उस साल का थीम था भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहले। 2026 का एग्जाम है 5 अप्रैल को, तो अभी तक इस पे 2026 के लिए कोई थीम अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा, क्योंकि आप हमारे साथ बने हुए, मैं एग्जाम से पहले आपको बता दूंगा कि इस साल के राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम क्या है, क्योंकि हो सकता है इस साल आपको थीम पूछ दे। 2025 का अगर थीम जानना है आपको, तो 25 का थीम मैं बता देता हूँ। 2025 का थीम है समृद्ध समुद्र, विकसित भारत और युवा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित विकास। ये है 2025 का थीम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है रॉ डिटोनेशन एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सपांशन एक्सपायरी, थर्ड है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, फोर्थ है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसमें आपका जवाब होगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स को बच्चों रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव या साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइल नाइट्राइल टामाइन, देखो बहुत लंबा नाम है, ये है इसका रासायनिक नाम। एक बार आप लोग देख लोगे, मैं मुझसे तो प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, ये इसका रासायनिक नाम है। आरडीएक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C3H6N6O6, ये आरडीएक्स का केमिकल फॉर्मूला है। आरडीएक्स सफेद पाउडर जैसा एक ठोस पदार्थ होता है। निम्नलिखित में किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? ऑप्शन है आपका है चिल्का झील, सुंदरवन, वादवाना वेटलैंड या अष्टमुडी झील। और आपका जवाब होगा चिल्का झील को। चिल्का झील को रामसर साइट के रूप में सबसे पहले किया गया था नामित। और चिल्का झील के साथ साथ एक और साइट है 1961 में चिल्का झील ओडिशा और केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत की पहली रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। चिल्का झील के बारे में बच्चों फैक्ट है कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लेगून है। ये एशिया की लेगून किसे कहते हैं? लेगून उससे कहते हैं जिसके अंदर समुद्र का पानी आ जाता है। जैसे अगर आप मैप में देखोगे, ये है कि यहाँ पे चिल्का झील है, आप देखो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से पानी जब अंदर में आ जाता है, झील की तरफ फैल जाता है, तो ये एरिया कहलाता है लगून। यह इरावदी डॉल्फिन का मुख्य आवास है। कौन सा? चिल्का लेगून इरावदी डॉल्फिन का मुख्य आवास है। मातृभूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था, जिस पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किया गया था। इसलिए कोई भी जो आत्मभूमि घोषित किया जाता है, उसको रामसर साइट के रूप में भी जाना जाता है। 1971 में हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन भारत में पहली बार 1981 में चिल्का झील, केलाउदे राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। मृक्ष कटिका, जिसको कि छोटी मिट्टी की गाड़ी कहा जाता है, किसने लिखा? ऑप्शन है शूद्रक, चारुदत्त, वत्ससेना या कालिदास। और इसका जवाब है शूद्रक। मृच्छकटिकम या मिट्टी की गाड़ी संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है। ये एक गरीब ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है। ये नाटक प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन को यथार्थवादी चित्रण करता है। अगला प्रश्न है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्य रूप से किसके कारण है? ऑप्शन है लोगों को बुद्धि का अभाव, शैक्षिक आलस, आय असमानता या सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। और जवाब होगा आय में असमानता। विकासशील और कम विकसित देशों में संसाधनों और धन का वितरण असमान होता है। एक छोटे वर्ग के पास अधिकांश धन होता है। इसे अक्सर सापेक्ष गरीबी के रूप में देखा जाता है, जहां लोगों के जीवन स्तर की तुलना में समाज का औसत गिर जाता है। आय असमानता के बारे में बच्चों है कि इसे मापने के लिए अक्सर गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। किसी खनिज को किसी खनिज को बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? मतलब दबी हुई धूप के रूप में जाना जाता है। बरीड बरीड क्या आता है? जमीन के अंदर छिपा सनशाइन, दबी हुई धूप के रूप में जाना जाता है।
ऑप्शन है कोयला, लोहा, अभ्रक या बॉक्साइट। जवाब होगा अब कोयला को बॉडी सनशाइन कहा जाता है क्योंकि ये लाखों साल पहले दबे हुए पौधे से बना है जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित किया था। ये औद्योगिक क्रांति का आधार था और आज भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ये देख लो बच्चों। जिसमें एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम कोयला है, उसके बाद आता है बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयले के। अगला प्रश्न है 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, काले धन पर अंकुश लगाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या मुद्रास्फीति को कम करना? इसका जवाब बच्चों आप लोग दो। अभी इसी वीडियो में पहले ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था कि उद्देश्य एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य अगर पूछा जाएगा, खासकर इस क्वेश्चन में अगर विमुद्रीकरण का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जाएगा, तो सारा कैशलेस ट्रांज़ैक्शन को भी इसने बढ़ावा दिया। काले धन पे अंकुश लगाया, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? काले धन पे अंकुश लगाना। 8 नवंबर इतना बार चर्चा क्योंकि सबको याद हो गया होगा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट के विमुद्रीकरण का घोषणा किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन को खत्म करना, भ्रष्टाचार रोकना, नकली मुद्रा को हटाना, आतंकवाद फंडिंग को रोकना है। और जैसा मैंने बताया था कि इसके कारण डिजिटल लेन-देन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36 से बढ़कर कितना कर दिया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर 12.36% से बढ़ के 12.50 हो गया है। ये जीएसटी से पहले के कर ढांचे से संबंधित है। सरकार ने राजस्व बढ़ाने और कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए उस समय 12.36 से बढ़ा के 12.50 कर दिया था। जीएसटी के आने के बाद से अधिकांश उत्पाद शुल्क जीएसटी में समाहित हो चुका है। कुछ में अभी भी जीएसटी लागू नहीं होता है, उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू होता है। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, वाइन, इसमें भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू होता है। तो बच्चों ये हमारा था आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अपने क्लास से करने के बाद जो बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। अपने फैमिली दोस्तों के सामने इसे शेयर कर दें। हम लोग बहुत जल्दी साथ ही साथ एसएससी और पीसीएस रेलवे की एग्जाम के लिए भी क्लासेस लेके आने वाले हैं। बस इसके लिए आपको यज्ञ विद्या के साथ बने रहना होगा। आप लोग फ्री में स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का एड्रेस है www.yagvidya.com। हमारा ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द हम लोग ऐप पे मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं। ये चीज़ वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा लेकिन ऐप पे ज़्यादा सुविधाजनक आप लोगों को होगा। सारे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हम लोग अवेलेबल हैं। आप लोग जिस माध्यम से चाहें हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप इस पे व्हाट्सएप करें, अपनी क्वेरी भेजिए। आप लोग बताएँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी पढ़ाई में क्या कमी लग रहा है, आप लोगों को चाहिए, वो हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो देखें इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय-बाय।